बीए द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम चर्चा करेंगे आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके जो उत्तर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यह जो आपको वीडियो मिल रहा है बहुत बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए पहले एक ये भी ज़रूरी कार्य है, वो ये है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। चलो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। मैथिली क्षणगुप्त किस काल के कवि हैं? तो ये है आधुनिक काल के। मैथिली क्षणगुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न देखें, द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? वो है सन 1903 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखें, इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए? मैथिली शरण गुप्त जी। साकेत क्या है? साकेत क्या है? काव्य है। साकेत किस प्रकार का काव्य है? यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखें, साकेत किस युग का महाकाव्य है? द्विवेदी युग का। साकेत की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? सर्गों में। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12। साकेत किस भाषा में रचा गया? खड़ी बोली में। साकेत किस सन में प्रकाशित हुआ? सन 1931 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचनाएं गुप्त जी की नहीं है? झरना, लहर, चित्रधार। अगला प्रश्न, साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। इनमें से कौन द्विवेदी युगीन महाकाव्य नहीं है? रामचंद्रिका। अगला प्रश्न, साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्रकवि कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, साकेत में किस चरित्र को सर्वाधिक प्रमुखता मिली है? उर्मिला को। अगला प्रश्न देखें, साकेत सगुण भक्ति की किस धारा से संबंधित काव्य है? राम काव्य धारा से। अगला प्रश्न, साकेत का कौन सा सर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है नवम सर्ग। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का संबंध किससे है? लक्ष्मण और उर्मिला से। अगला प्रश्न है, साकेत में किस पुरुष पात्र को प्रमुखता मिली है? वो है लक्ष्मण को। अगला प्रश्न, मैथिली क्षणगुप्त का जन्म किस सन में हुआ था? 1886 में। अगला प्रश्न है, मैथिली क्षणगुप्त की किस कृति पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधन किया था? वो है भारत भारती। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त जी का कौन सा काव्य राष्ट्रीयता से संबंधित है? वो है भारत भारती। अगला प्रश्न देखिए, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है? वो है नवम सर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, किस कृति ने मैथिली क्षणगुप्त को खड़ी बोली का श्रेष्ठ कवि बना दिया? रंग में भंग। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? वो ये है, देखिए, खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाना। अगला प्रश्न है, मैथिली क्षणगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी। अगला प्रश्न है, मैथिली क्षणगुप्त के पिता का क्या नाम था? सेठ रामचंद्र गुप्त। मैथिली क्षणगुप्त का निधन किस सन में हुआ? सन 1964 में। अगला प्रश्न है, साकेत का कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है? वो है अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग। अगला प्रश्न है, छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? वो है सन 1918 से 1936। अगला प्रश्न, छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, कामायनी के रचनाकार का नाम बताइए? वो है जयशंकर प्रसाद जी। इनमें से कामायनी क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? कामायनी। अगला प्रश्न, कामायनी का कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है? वो है श्रद्धा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद के। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? सन 1989 में।
अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस सन में हुई थी? सन 1937 में। अगला प्रश्न है, आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रसाद जी ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया था? ब्रिज भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? वो है कामायनी को। छायावादी काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद के चित्राधार एवं कानन कुसुम की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि किस काव्य ग्रंथ से मिली? वो ये है कामायनी से। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद युग की। इनमें से जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? कामायनी। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? सर्ग में। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से सर्ग कामायनी के नहीं है? तो ये है आस्था, प्रतिभा, प्रकृति, उद्भावना, साधना। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी में किसकी कथा वर्णित है? श्रद्धा और मनु की। अगला प्रश्न है, कामायनी का रचना काल क्या है? सन 1936। अगला प्रश्न, कामायनी का प्रतिपाद्य किया है? आनंदवाद। इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन है? वो है कामायनी। कामायनी के सर्गों के क्रम का आधार क्या है? वो है मनोवैज्ञानिक। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? वो है युगवाणी। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? वो है पंचवटी नहीं है। अगला प्रश्न, कामायनी का प्रारंभ किस सर्ग से हुआ है? वो है चिंता सर्ग से। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन है? वो है आनंदवाद। छायावाद में किस चिंतन की प्रधानता है? वो है वैयक्तिक। अगला प्रश्न देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। यह पंक्ति कामायनी की किस सर्ग की है? वो है श्रद्धा सर्ग की। अगला प्रश्न देखिए, निराला किस युग के कवि हैं? छायावाद के। इनमें से कौन सी कृतियां निराला की नहीं है? वो है युगांत ग्राम्या। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार का नाम बताइए। निराला। इनमें से कौन सी रचनाएं निराला की नहीं है? वीणा ग्रंथि। इनमें से निराला जी की लंबी कविता कौन है? जूही की कली है। राम की शक्ति पूजा में राम ने किस शक्ति की पूजा की है? वो दुर्गा की है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता क्या है? कविता है। कुकुरमुत्ता के रचनाकार का नाम क्या है? निराला जी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है? वो है निराला ने। सरोज स्मृति का रचनाकार कौन है? वो है निराला जी। अगला प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति साहित्य की किस विधा से संबंधित है? सरोज स्मृति साहित्य की किस विधा से संबंधित है? ये है कविता से। और अगला प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? शोक गीत। अगला प्रश्न देखिए, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला की प्रथम कविता कौन है? जूही की कली है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी निराला की कविता प्रगतिवादी नहीं है? वो है संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न देखिए, जूही की कली कविता में नायक कौन है? उसमें नायक है पवन। अगला प्रश्न, छंदों के क्षेत्र में विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि निराला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निराला ने किस गीत नाट्य की रचना की है? वो है पंचवटी। अगला प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी कविता में संध्या का वर्णन किस रूप में किया गया है? वो है सुंदरी नायिका के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति की रचना किस सन में हुई? वो है 1935 में। महाप्राण शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है?
निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है गंगा प्रसाद पांडे ने। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, पुनः सुने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किस पत्र के माध्यम से मिला? वो है मतवाला। अगला प्रश्न राम की शक्ति पूजा का जो प्रेरणा स्रोत क्या है? वो है देवी भागवत। अगला प्रश्न सरोज स्मृति कविता निराला की किस काव्य संग्रह में संकलित है? वो है गीतिका में। अगला प्रश्न देखिए, निराला की राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में संकलित है? वो है अनामिका में। अगला प्रश्न देखिए, निराला की कुकुरमुत्ता किस काव्य संग्रह की कविता है? यह है नए पत्ते। अगला प्रश्न देखिए, ये कान कुब्ज कुल कुलांगार, ये कान कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्ते में करे छेद। निराला की पंक्तियां हैं, किसकी है? सरोज स्मृति की है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, जाना तो अर्थागमोपाय, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। यह पंक्ति निराला जी की किस कविता की है? सरोज स्मृति की है। अगला प्रश्न तुलसीदास काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? वो है निराला। अगला प्रश्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? ये हैं आधुनिक काल के। अगला प्रश्न इनमें निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी विचारधारा की नहीं है? वो है संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत का नाम बताइए। सरोज स्मृति। अगला प्रश्न इनमें से मुक्त छंद का अन्वेषक कौन है? वो है निराला। निराला की मृत्यु किस सन में हुई थी? सन 1961 में। निराला की पुत्री का क्या नाम था? सरोज। पंत जी किस युग के कवि हैं? छायावाद के हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? गंगा दत्त पंत। इनमें से कौन सी रचनाएं पंत की नहीं है? वो है हिंडोला, हिंडिंबा, अर्चना। अगला प्रश्न है कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहा जाता है? वो है सुमित्रानंदन पंत जी को। प्रकृतिका, अगला प्रश्न देखिए, प्रकृतिका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वो है सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत के बचपन का क्या नाम था? गुसाई दत्त। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा यानी कोशाली। पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पंत जी की माता का क्या नाम था? सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी रचनाएं पंत की नहीं है? अरिमा, आराधना ये नहीं है। अगला प्रश्न है सत्यकाम का रचयिता कौन है? तो पंत जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंत की रचनाएं किस दर्शन से प्रभावित हैं? अद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। जो उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हैं? वो हैं कवि सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न देखिए, नौका विहार कविता के रचयिता का नाम बताइए। इस कविता के रचयिता हैं पंत जी। अगला प्रश्न सोन जूही कविता किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। पंत जी किस काल के कवि हैं? ये कवि हैं आधुनिक काल के। जगत के जीर्ण पत्र के रचनाकार का नाम बताइए। वो है पंत जी। बादल कविता किसने लिखी है? पंत ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, मौन निमंत्रण कविता का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पंत जी। अगला प्रश्न देखिए, सत्यकाम काव्य का रचयिता कौन है? इसके रचयिता है पंत जी। नौका विहार के समय कवि को कौन पक्षी दिखाई दिया? वो है कोक यानी चकवा। अगला प्रश्न है, इनमें से पंत का दर्शन किससे प्रभावित है? तो उत्तर है महर्षि अरविंद से। अगला प्रश्न देखें, नौका विहार कविता में गंगा का वर्णन किस रूप में हुआ है? वो है तपस्विनी बाला के रूप में। अगला प्रश्न देखें, प्रकृति का सिद्धहस्त कवि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पंत जी को। अगला प्रश्न है, पंत की अंतिम काव्य कृति कौन है? वो है सत्यकाम।
अगला प्रश्न देखिए, इनमें पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? तो इनमें से जो है गिनती नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? वो है पल्लव और गुंजन। अगला प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना प्रकृति प्रेम और सौंदर्य से संबंधित नहीं है? वो है उत्तर युगवाणी। अगला प्रश्न देखिए, पंत की कौन सी रचना प्रकृति प्रेम और सौंदर्य से संबंधित नहीं है? युगवाणी। पंत के महाकाव्य का नाम बताइए? वो है लोकायतन। अगला प्रश्न देखिए, पंत की मौन निमंत्रण कविता किस वाद के अंतर्गत आती है? वो है रहस्यवाद। अगला प्रश्न देखिए, पंत ने नौका विहार कविता में कहाँ की गंगा का उल्लेख किया है? वो है काला कांकर। अगला प्रश्न देखिए, पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो है चिदम्बरा। पंत की कौन मौन निमंत्रण पुनः सुने, पंत की मौन निमंत्रण कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? वो है पल्लव। मौन निमंत्रण कविता में कवि किसको संदेश देता है? यानी अज्ञात सत्ता को। अगला प्रश्न है, पंत की मृत्यु किस सन में हुई? 28 दिसंबर सन 1977। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न है, सलाम मैं साफ मैं वर हूँ, यह कविता किसकी लिखी है? महादेवी वर्मा की। प्रारंभ में महादेवी जी ने किस भाषा में लिखना शुरू किया था? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, महादेवी जी का जीवन दर्शन किस कोटि का है? ये वैयक्तिक। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी किस काल की कवयित्री है? आधुनिक काल की। अगला प्रश्न, महादेवी जी ने अपने जीवन में अधिक समय तक कहाँ रही? वो है समय प्रयाग। और अगला प्रश्न देखिएगा, तुम कौन मेरे हृदय में, यह गीत किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। तोड़ दो तुम यहाँ क्षितिज, यह गीत किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। महादेवी जी अपने जीवन में सबसे अधिक समय तक कहाँ रही? उस है प्रयाग। महादेवी जी का निधन किस सन में हुआ? सन 1987 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी काव्य रचना महादेवी जी की नहीं है? वो है पल्लव। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गद्य रचना महादेवी जी की नहीं है? दीपदान नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी जी के काव्य में किस तत्व की अधिक प्रधानता है? वेदना की। अगला प्रश्न देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो गीत है किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, जो तुम आ जाते एक बार, गीत में महादेवी जी ने किस भाव को व्यक्त किया है? ये है विरह वेदना को। अगला प्रश्न देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में, दीपक किसका प्रतीक है? यह साधना का प्रतीक है। अगला प्रश्न, महादेवी जी के काव्य में किस दर्शन की प्रधानता है? बौद्ध दर्शन की, दुखवाद की। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी जी किस युग की रचनाकार है? वो है छायावाद की। अगला प्रश्न, यामा के रचनाकार का नाम बताइए? यामी के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो कृति है यामा। अगला प्रश्न देखिए, नवयुग की मीरा बनकर तुम जग प्रांगण में छाई, महादेवी जी के विषय में ये पंक्ति किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की काव्य भाषा क्या थी? वो है खरी बोली। दिनकर का जन्म किस प्रांत में हुआ? बिहार। अगला देखें प्रश्न, दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के किस जिले में हुआ? मुंगेर। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रथम रचना कौन थी? वार दौरी विजय। अगला प्रश्न, दिनकर किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल की। अगला प्रश्न देखिए, उर्वशी का रचनाकार कौन है? दिनकर जी। दिनकर जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवादी।
अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो है उर्वशी। अगला प्रश्न है, दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? रविनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का रचनाकार कौन है? दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? तो ये सर्गों में हुआ है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। दिनकर की मृत्यु कब हुई है? तो इसका उत्तर है सन 1974 में। संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचनाएं दिनकर की नहीं है? तो नहीं है नीरजा और बेला। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की गद्य रचना नहीं है? वो है द्वंद्वगीत। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर का कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? वो है खंड काव्य। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर जी की कौन सी रचना महाकाव्य है? वो है उर्वशी। अगला प्रश्न, ओज और पौरुष का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने दिनकर को उनकी किस सेवा पर पद्म अलंकृत किया था? वो था साहित्यिक सेवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय कविता किसने लिखी है? दिनकर जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मेरे नगपति मेरे विशाले दिनकर की किस कविता की पंक्ति है? तो हिमालय की है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुरुक्षेत्र का कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है? तो ये तो पता ही है आपको, 7 सर्ग है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की इन रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है? वो है कुरुक्षेत्र। आज बस यहीं थे, शेष अगले वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए आप सभी वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा।